विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम आज करेंगे राष्ट्रसंघ का चौथा और अंतिम व्याख्यान। इससे पहले हम 3 व्याख्यान कर चुके हैं। विगत व्याख्यान की यदि मैं बात करूं तो हम राष्ट्रसंघ के राजनीतिक सफलताएं और राजनीतिक असफलताओं पर चर्चा कर रहे थे। गैर राजनीतिक कार्यों पर बात कर रहे थे। गैर राजनीतिक कार्यों के अंत में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक कार्यों पर बात कर रहे थे, जिसके माध्यम से दास प्रथा पर रोक लगती है, महिला कल्याण और बाल कल्याण की बात की गई है, उसमें सुधार हुआ है, मादक जो द्रव्य हैं उन पर भी नियंत्रण पाया गया। आज हम बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण, इन पर अपन चर्चा करेंगे कि आखिर राष्ट्रसंघ असफल क्यों रहा। जो इतने अच्छे उद्देश्य को लेकर के जिसका निर्माण हुआ और सब सदस्य राष्ट्रों ने उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पालना की शपथ ली, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ। राष्ट्रसंघ से लोगों को बड़ी आशाएं थी। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि राष्ट्रसंघ विश्व में शांति बनाए रखेगा और भविष्य में युद्ध नहीं होने देगा, परंतु जनसाधारण की यह आशा शीघ्र ही निराशा में परिणित हुई। इस संघ की स्थापना के 20 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। हाँ विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके विनाशकारी परिणाम दुनिया को भुगतने पड़े। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रसंघ विश्व शांति स्थापित करने के उद्देश्य में असफल रहा। और इसकी असफलता के कारणों की यदि हम बात करें तो वर्साई की संधि से ही कुछ ऐसे जो सीडिंग हुई कि ये वहीं से इसकी उत्पत्ति के साथ ही इसकी असफलता के कारण भी हमें देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि वर्साई की संधि के माध्यम से राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ था। इस संधि की प्रथम 26 धाराओं में राष्ट्रसंघ के संविधान का उल्लेख किया गया है। अतः यह वर्साई की संधि का अभिन्न अंग बन गया था। यही बात है संघ के लिए अभिशाप बन गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ के संस्थापक जो विल्सन है, अमेरिकन राष्ट्रपति, ने यह प्रावधान रखा कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रसंघ के चार्टर में संशोधन कर लिया जाए, परंतु फ्रांस के नेतृत्व में एक गुट ने संशोधन का विरोध किया। राष्ट्रसंघ का वर्साई की संधि से संबंध होने के कारण पराजित राष्ट्र इसे विजेता राष्ट्रों का संघ मानते थे। राष्ट्रसंघ से उसी प्रकार घृणा करते थे जिस प्रकार वे वर्साई की संधि से करते थे और जिस प्रकार से वर्साई की संधि में जिन राष्ट्रों ने ऐसी अपमानजनक धाराएं तय की उनसे करते थे। राष्ट्रसंघ का कार्य वर्साई की संधि की व्यवस्थाओं को बनाए रखना था। इसलिए पराजित राष्ट्र इसे विजेता राष्ट्रों का स्वार्थ सिद्धि यंत्र बताते रहे। इस प्रकार राष्ट्रसंघ को वर्साई की संधि का एक अंग बनाना दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। इतिहासकार नॉर्मन वेंटविच ने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट लिखी है कि राष्ट्रसंघ एक कुख्यात माता, यानी कि वर्साई की संधि, राष्ट्रसंघ एक कुख्यात माता की कुप्रतिष्ठित पुत्री थी। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये नॉर्मन वेंटविच का। अगला जो कारण है वो अमेरिकन असहयोग है।
अमेरिका का असहयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन राष्ट्रसंघ का संस्थापक था, परंतु अमेरिकी सीनेट के विरोध के कारण वह अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनवा सका था। इसका प्रमुख कारण यह था कि अमेरिकन सीनेट संघ का सदस्य बनकर यूरोपियन मामलों में उलझना नहीं चाहती थी, अपनी ऊर्जा उसमें लगाना नहीं चाहती थी। अमेरिका का सदस्य न बनने से संघ की नींव कमजोर हो गई, क्योंकि उस समय अमेरिका ही ऐसा राष्ट्र था जो यूरोपियन मामलों से निष्पक्ष कार्रवाई कर सकता था। अमेरिका का सहयोग न मिलने के कारण राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रगति नहीं कर सका। और एक इतिहासकार हार्डी ने लिखा कि एक बालक यूरोप के दरवाजे पर अनाथों की भांति छोड़ दिया गया, जिसके चेहरे मोहरे पर अमेरिकन पैतृकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। अब ये बात उन्होंने कही, हार्डी ने, अब यदि राष्ट्रसंघ किसी देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाता तो वह देश आवश्यक वस्तुएं अमेरिका से प्राप्त कर सकता था, और यदि अमेरिका इसका सदस्य होता तो अमेरिका को भी वो शर्त पालन करनी पड़ती, और ये निर्यात नहीं कर सकता था और वो देश आयात नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त दूसरे देश हैं यूरोप के, राष्ट्रसंघ को छोड़ने की बार बार धमकी देने लगे। जर्मनी और जापान ने तो राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी त्याग दी। तो अमेरिका का जो एक रोल, जो वहाँ भूमिका जो हो सकती थी, वो अमेरिका की अनुपस्थिति राष्ट्रसंघ को बहुत खली, और वो कहीं ना कहीं उसके असफलता का कारण बनी। अगला बिंदु हम करें राष्ट्रसंघ का क्षेत्र सीमित होना। उससे पहले हम करेंगे संवैधानिक निर्बलता। राष्ट्रसंघ के संविधान में कई दोष थे जिसके कारण उसका पतन हुआ। जैसे सदस्य राष्ट्रसंघ की प्रार्थना मानने के लिए बाध्य नहीं थे। इसका कारण यह था कि परिषद का निर्णय जिस देश के विरुद्ध होता वह संघ की सदस्यता छोड़ देता, और संघ उसके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकता था। दूसरा, किसी भी देश को आक्रामक अथवा अपराधी घोषित करने का निर्णय परिषद को सर्वसम्मति से लेना पड़ता था। दूसरे शब्दों में, एक भी राष्ट्र उस निर्णय का विरोध करता तो वह निर्णय पारित नहीं होता था। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं गुटबंदी के युग में सभी राष्ट्रों का एक मत होना अत्यंत दुष्कर कार्य था। तीसरा, संघ की कार्यपद्धति भी जटिल थी और किसी भी विषय पर तुरंत कार्रवाई होना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों तक उस पर बहस होती रहती थी। इससे आक्रामक देशों को अपने स्वार्थ सिद्ध करने का पर्याप्त समय मिल जाता था। इसके अतिरिक्त संघ के संविधान में युद्ध को पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया था। रक्षात्मक युद्ध को वैध माना गया था। इसलिए अब यह तय करना था कि कौन रक्षात्मक लड़ रहा है और कौन आक्रामक। इस कमी का लाभ बड़े राष्ट्रों ने उठाया। अब हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रसंघ का सीमित क्षेत्र होना। राष्ट्रसंघ की सीमित सदस्यता भी उसकी असफलता का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई। विश्व के सभी राष्ट्र उसके सदस्य नहीं थे। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ से इसका सदस्य नहीं बना। फ्रांस की हठधर्मी के कारण जर्मनी को लंबे समय तक इस संघ का सदस्य नहीं बनाया गया। ऑस्ट्रिया और रूस भी काफी समय तक इसके सदस्य नहीं थे। अतः यह एक विश्वव्यापी संस्था नहीं बन सका। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि विश्व शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना चाहती हो, केवल इस अर्थ में सर्वव्यापी नहीं कि सभी देश इसके सदस्य हों,
किंतु इस अर्थ में भी सर्वव्यापी होनी चाहिए थी कि जो देश विश्व की शांति को भंग कर सकते हैं वे भी इसके प्रभुत्व के क्षेत्र में हो, यानी कि सदस्य हो या नहीं हो लेकिन इसकी ज्यूरिडिक्शन में वो आने चाहिए थे। राष्ट्रसंघ ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता था जो उसका सदस्य नहीं था, चाहे वह राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों के प्रतिकूल ही कार्य क्यों ना करे। यदि राष्ट्रसंघ ऐसे राष्ट्र को आदेश देता तो वह पालन करने के लिए बाध्य नहीं था। इतना ही नहीं, ऐसे राष्ट्र को आदेश इतना ही नहीं, ये राष्ट्र अपराधी सदस्य राष्ट्र को सहायता कर संघ की कार्रवाई को असफल कर सकते थे। संघ का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी था कि कोई भी देश 2 वर्ष पूर्व नोटिस देकर इसकी सदस्यता से अलग हो सकता था। इसलिए जर्मनी, इटली, रूस आदि इसकी सदस्यता से अलग हो गए। बड़े राष्ट्रों के अलग हो जाने से राष्ट्रसंघ की शक्ति को काफ़ी धक्का लगा। स्वयं की सेना का अभाव होना बड़ा कारण है। राष्ट्रसंघ के पास में अपनी कोई सेना नहीं थी, कोई निज सेना नहीं थी। अतः उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों को दंड देने का कार्य वह नहीं कर सकता था। राष्ट्रसंघ आवश्यक होने पर सदस्य राष्ट्रों को सेना भेजने के लिए आदेश देता था, परंतु वे इसके लिए बाध्य नहीं थे। यदि संघ के पास सेना होती तो वह आक्रांता राष्ट्रों को निर्बल देशों पर अधिकार करने से रोक सकता था। सेना के अभाव के कारण बड़े बड़े राष्ट्रों ने खुलेआम राष्ट्रसंघ की अवहेलना की। अतः निर्बल एवं पराजित देश उसे शांति बनाए रखने में असमर्थ समझने लगे। अगला है यूरोप में अधिनायकवाद का उदय। इस कारण संघ को बड़ा धक्का लगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए की गई थी, लेकिन जर्मनी, इटली, जापान आदि देशों में अधिनायकवाद की सरकारें सत्तारूढ़ हो गई। हिटलर और मुसोलिनी तो लो और रक्त की नीति में विश्वास करने लगे। वो ताकत में उनका विश्वास हो गया। वे राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए अपनी मांगें पूर्ण करवाने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग करने लगे और लगातार करते रहे। राष्ट्रसंघ हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सका। ऐसे वातावरण में राष्ट्रसंघ का असफल होना कोई आश्चर्यजनक नहीं था। निशस्त्रीकरण की जहाँ तक बात थी, वर्साई की संधि में राष्ट्रसंघ ने अपने संविधान की 8वीं धारा के अनुसार निशस्त्रीकरण कराने में जो है वो सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई। उसने इस संबंध में अनेक योजनाएं बनाई, परंतु संबंधित राष्ट्रों को अनुमति के अभाव में वे क्रियान्वित नहीं की जा सकी। अतः प्रत्येक राष्ट्र ने अपने जो शस्त्र हैं और सैनिक शक्ति में वृद्धि जारी रखी, परंतु राष्ट्रसंघ उन पर कोई अंकुश नहीं लगा सका। 1930 के बाद तो जो सशस्त्रीकरण की भीषण प्रतियोगिता शुरू हो गई। जर्मनी ने खुद के यहाँ पे अनिवार्य सैनिक शिक्षा लागू कर दी। प्रत्येक नागरिक को सैनिक शिक्षा दी जाने लगी। इस प्रकार यूरोप में फिर शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई और आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगला है अंतर्राष्ट्रीयवाद का भाव, या यूँ कहीं जो हमारे भारत देश की फिलॉसफी रही है प्राचीन काल से, विश्व बंधुत्व। ऐसा कुछ नहीं था। राष्ट्रसंघ के सदस्यों में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था। सभी देश इस संघ से अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते थे। यही कारण था कि यह संघ अपने उद्देश्य में प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था
वह भी चाहता था कि संघ युद्ध के पूर्व शांति स्थापित करे, लेकिन वह किसी प्रकार का उत्तरदायित्व तो नहीं लेना चाहता था। इस प्रकार के संकीर्ण दृष्टिकोण ने राष्ट्रसंघ को असफल बना दिया। ये जो स्वार्थ यूं कहे देशों का, वो उसने राष्ट्रसंघ को फेल कर दिया। इसके बाद में है आर्थिक संकट। 1930 के आर्थिक संकट ने राष्ट्रसंघ को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत क्षति पहुंचाई। इस संकट के कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध, सीमा कर एवं तट कर लगाए। आर्थिक संकट के फलस्वरूप लगभग सभी देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद की शक्तियां निर्बल हो गई। इसने जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फासिस्टवाद तथा जापान में सैनिकवाद को विकसित किया। इन देशों ने अपने साम्राज्य में वृद्धि के लिए एवं समस्याओं को हल करने के लिए सैनिक शक्ति का सहारा लिया। फलस्वरूप यूरोप में फिर से वही शस्त्रों की होड़ प्रारंभ हो गई। तुष्टीकरण की नीति बड़े राष्ट्रों की। राष्ट्रसंघ में अमेरिका के न होने से ब्रिटेन और फ्रांस की गिनती बड़े देशों में की जाती थी, शक्तिशाली देशों में। दोनों देश साम्यवाद के विरोधी थे। तब जर्मनी, जापान और इटली ने अपने आप को साम्यवादी विरोधी घोषित कर दिया। जब जर्मनी, जापान और इटली ने साम्यवादी विरोधी घोषित कर दिया अपने आप को, तो इन दोनों देशों ने जर्मनी के प्रति, जापान के प्रति, इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। यही कारण था जब जापान ने मंचूरिया पर, इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया तथा हिटलर ने राइनलैंड में अपनी सेनाएं भेज दी, तब भी राष्ट्रसंघ उनके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सका। अंत में हिटलर का हौसला इतना बढ़ गया कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इसके बाद में आक्रांताओं का संरक्षक कहें हम राष्ट्रसंघ के बारे में। देखिए, राष्ट्रसंघ का निर्माण न्याय व समानता के सिद्धांत के आधार पर हुआ था। जब कभी छोटे राष्ट्रों के आक्रमणों के बारे में जब भी कभी छोटे राष्ट्र आक्रमण के बारे में राष्ट्र से अपील करते राष्ट्रसंघ से, तो शक्तिशाली राष्ट्र सदैव आक्रांताओं का पक्ष लेकर उनको बचा लेते। इस प्रकार राष्ट्रसंघ छोटे राष्ट्रों की बड़े राष्ट्रों से रक्षा करने में असमर्थ रहता। इसलिए छोटे राष्ट्र ये आरोप लगाने लगे, ये समझने लगे कि राष्ट्रसंघ आक्रांताओं का संरक्षक है। धीरे धीरे दुर्बल राष्ट्रों का इस संघ से विश्वास उठ गया। और अंतिम कारण है विद्यार्थियों, राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों में अविश्वास। राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय इसके सदस्य राष्ट्रों ने यह वचन दिया था कि वे संघ की धारा 10, 11, 15 एवं 16 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करेंगे। परंतु जब इन वचनों और उत्तरदायित्वों के पालन का समय आया तो बड़े राष्ट्र पीछे हटने लगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बड़े राष्ट्रों का संघ के सिद्धांतों में विश्वास नहीं है। वे यह मानते थे कि राष्ट्रसंघ शांति स्थापित करने की दिशा में कभी सफल नहीं हो सकता है। यद्यपि वे सैद्धांतिक तौर पर शांति की दुहाई दे रहे थे, परंतु व्यावहारिक रूप से शांति की स्थापना करने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रसंघ ने इथियोपिया पर इटली का आक्रमण रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए, परंतु व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड
और फ्रांस ने इटली का सहयोग देकर इन आर्थिक प्रतिबंधों को प्रभावहीन बना दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐसी ही नीति जापान के मंचूरिया आक्रमण के समय अपनाई। जब राष्ट्रसंघ की बड़ी शक्तियां ही उसके साथ उसके सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही थी, तो फिर ये सफल कैसे हो सकता था। मूल्यांकन में विद्यार्थियों, आप इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि राष्ट्रसंघ जिस उद्देश्य के लिए बना उसमें वो असफल रहा। युद्धों को रोकने में, निशस्त्रीकरण करने में, शांति स्थापित करने में असफल रहा। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रसंघ ने अपने आप को एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में भी इंट्रोड्यूस किया। उसे गैर राजनीतिक कार्यों में आशातीत सफलता मिली, जैसा विद्यार्थियों हमने इससे पहले के व्याख्यान में किया था। राष्ट्रसंघ ने पहली बार यह स्पष्ट कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा विश्व की शांति स्थापित रह सकती है। इस संबंध में इतिहासकार वाल्टर लिखते हैं कि राष्ट्रसंघ की स्थापना इस रूप में क्रांतिकारी कदम था कि इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सैद्धांतिक परिवर्तन आया। ये ऐसा लिखा वाल्टर महोदय ने। राष्ट्रसंघ के प्रयासों के फलस्वरूप विश्व में अंतर्राष्ट्रीयवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को अभूतपूर्व बल मिला। उसने सदस्य राष्ट्रों में विवादों को हल करने के लिए वाद विवाद, कूटनीति और समझौते का मार्ग अपनाने पर बल दिया। यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ से मिलती जुलती एक दूसरी संस्था की स्थापना का प्रयास किया और स्थापित हुई, और उस संस्था का नाम विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।